उसी के निमित्त कुछ बैठकें भी थी, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। आज हमारे बीच में लोकसभा चुनाव के प्रभारी हरियाणा के डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच में हैं और लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति हरियाणा के संयोजक माननीय सुभाष बराला जी भी हमारे बीच में हैं। जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं और मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी आप नहीं सतीश जी रखें। नमस्कार मित्रों, सभी पत्रकार मित्रों का भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। हरियाणा का लोकसभा चुनाव के प्रदेश के प्रभार के बाद ये मेरी दूसरी विजिट है। इससे पहले गुरुग्राम में पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के साथ, लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ, और प्रदेश की जो चुनाव प्रबंधन समिति है जो सुभाष बराला जी के संयोजन में बनी है, उनके साथ 2 दिन की लगातार एक विस्तृत चर्चा चुनाव को लेकर हुई है। चूँकि 10 लोकसभा के 10 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और पार्टी ने भी शुरुआती दौर के कैंपेन को शुरू कर दिया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के प्रमुख नेताओं के अलग अलग दौरे भी शुरू हो गए हैं। मेरी ये दूसरी विजिट है, उसमें कल से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है उसकी थोड़ी पहचान और समीक्षा, राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर यहाँ और क्या कुछ किया जा सकता है, तो पार्टी ने मुझे एक उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी है। कोशिश करूँगा कि मैं हरियाणा के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा रही है उसको हम लोग पूरा कर सकें। उसको पूरा करने के आधार भी हैं, क्योंकि देश में 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। जब से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई, उसके बाद लगातार एक दल को 50 वर्षों से भी ज़्यादा शासन करने का अवसर मिला और कुछ कुछ कालखंड में 1967 ऐसा कालखंड था जब संविध सरकारें बनी थी। पहली बार कांग्रेस के विचार के खिलाफ लोग लामबंद होने शुरू हुए थे। नहीं तो देश में एक मिथक था कि राज कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस में भी कोई राज कर सकता है तो नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। ये मिथक टूटा और देश में एक बड़ी क्रांति हुई थी। 1975 में आपातकाल के खिलाफ बड़ा संघर्ष हुआ था। 1977 की उस क्रांति में इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह को भारत की जनता ने उखाड़ फेंका था। फिर एक दौर और आया जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति हुई। 90 के दशक में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ और उसके बाद देश में कालांतर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। देश में लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए गठबंधन सरकारों का वो प्रयोग सफल हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में तरक्की के एक नए दौर की शुरुआत की। देश के किसानों को, लाखों करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सौगात वाजपेयी जी के समय शुरू हुई। फसलों की बीमा योजना ये वाजपेयी जी के समय शुरू हुई। गांव से शहर कैसे जुड़ें, इसकी अभिनव शुरुआत भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुई और उसी का नतीजा है कि आज जो हज़ारों किलोमीटर सड़कें पीएमजीएसवाई की हरियाणा में भी बनती हैं, तो उनकी एक शुरुआत हुई थी। परमाणु के परीक्षण से लेकर उस एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को उन्होंने बहुत शिद्दत से लागू किया।
एक बार फिर से 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार काबिज रही। उस सरकार का दृश्य ये था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और उस समय के जितने किस्से प्रचालित हुए, कॉमनवेल्थ से लेके 2G से लेके कोयला स्कैम से लेके, तो 2014 में मैं मानता हूं कि आपातकाल के संघर्ष के बाद और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद एक तरीके की राजनीतिक क्रांति थी 2014 में, जब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट दिया, एनडीए को मैंडेट दिया। 14 से लेकर 19 और 19 से लेकर 24, ये दो कालखंड ने 10 वर्षों के। 14 के वोट को ये कहा गया कि ये वोट कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, लिहाजा मान भी लिया जाए। लेकिन 2019 का जो मैंडेट था वो वोट ऑफ ट्रस्ट था, भरोसे का वोट था, और उस भरोसे के वोट के कारण देश में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी चर्चा अक्सर होती है, आप अपनी कलम से लिखते हैं, जुबान से बताते हैं, सामान्य बात थी, आज आसान लगती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो हरियाणा में मोदी जी ने शुरुआत की वो एक तरीके का सोशल कैंपेन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो सेक्स रेशियो 815 होता था वो 965 होता है। देश भर में महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान के लिए, आरोग्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यदि शौचालयों की सौगात मिलती है और 10 करोड़ शौचालय बनते हैं तो जीवन बदलता है। बैंक के खाते आसान होते तो कांग्रेस कभी खोलती, या नियत होती तो खोलती, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में 50 करोड़ बैंक खाते खुलते हैं। उज्ज्वला यदि सुलभ होती है तो प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट के कारण होती है। तो इसलिए देश में जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, इस तरीके के जितने बुनियादी विकास के काम हुए उससे लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ। कुछ काम ऐसे थे जो लगभग जिसकी चर्चा अक्सर होती है, श्री राम जन्मभूमि के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुद को गर्व है कि दोनों बार की कार सेवा में जाने का अवसर मिला, और जिस समय शिलान्यास हुआ और जिस समय मंदिर का विधिवत शुरुआत हुई, तो हम जैसे लाखों करोड़ों कार सेवकों के लिए वो दिन बहुत ही उत्साह, उमंग और उल्लास का दिन था, गर्व का दिन था। 370 के बारे में हरियाणा की चौपालों में चर्चा होती थी कि कोई माइका लाल पैदा होगा क्या जो 370 को ख़त्म करेगा। मैं पिछले दिनों कश्मीर गया तो उसकी बदलती हुई फिजा को देखा कि जिस लाल चौक पर ये चैलेंज होता था कि यहाँ कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता, आतंकवाद का बोलबाला था, उस 370 ने उसको ख़त्म किया। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा जाता था ये ऐसा कानून है जिसमें देश में गृह युद्ध हो जाएगा, और इसलिए मुझे लगता है कि जो वैचारिक मुद्दे थे उनका भी समाधान हुआ है। हरियाणा प्रदेश में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने जो सबसे बड़ा काम था, जहां भारतीय जनता पार्टी के विपरीत विचारों की सरकार थी, वहां उन योजनाओं में अड़चनें पैदा की, रुकावटें पैदा की, उन योजनाओं को विफल करने की कोशिश हुई। लेकिन मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी अभियान में यदि हरियाणा तीसरे नंबर पर उन योजनाओं को पूरा करता है, तो हरियाणा की सरकार ने केंद्र सरकार के उस काम को लोगों तक सहूलियत के लिए पहुंचाने का काम किया। आज यदि 19 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है हरियाणा के, आज यदि 60 लाख किसान यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम को प्राप्त करते हैं, 1.6 लाख लोगों को यदि आवास की सुविधा मिलती है, तो ये बदलते हुए हरियाणा का स्वरूप है। और मुझे लगता है कि कोई समय था जब हरियाणा में केवल और केवल भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी सरकार आए, सड़कों पर यह चर्चा होती थी, खेल में चर्चा होती थी, रेल में चर्चा होती थी, जेल में चर्चा होती थी। तो खर्ची और पर्ची की सरकार के बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन फ्री सरकार दी और पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस फ्री भी दी, मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते पर, नेताओं के समन्वित प्रयासों से
मिशन 10 को भी पूरा करेगी और जो मिशन 370 है उसमें हरियाणा की लगातार पुराने जैसी ही भागीदारी रहेगी। जो मैंने यहाँ कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो संवाद हुआ, जो तैयारियों पर चर्चा हुई, आज 19,812 बूथों पर पार्टी धरातल पर काम करती है। हरियाणा में पार्टी के बदलते हुए संगठनात्मक स्वरूप का ये एक उदाहरण है कि बहुत नीचे तक, पोलिंग स्टेशंस तक हमारी अपनी पहुंच है। लगातार जो प्रबंधन की बैठकें हैं उसमें कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट में, हर प्रकोष्ठ के जरिए और एक अच्छी टीम के जरिए हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चुनाव लड़ें। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हुए हम सब लोग मिलकर एक अच्छा परिणाम हरियाणा को देंगे, और ये मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि बदलाव की, विकास की और समस्याओं के समाधान की एक निरंतरता है, उसका कभी अंत होता नहीं है। लेकिन पार्टी की प्राथमिकता रहती है कि फेजेज में उनका समाधान करें, किया भी है, साबित भी किया है। तो हरियाणा के भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे और मसले हैं जिनका समाधान भविष्य में करना है, जिसके बारे में हमने आश्वस्त करना है। केंद्र का अभी विकसित भारत संकल्प के लिए हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं। हरियाणा के भी लगभग हर गांव तक वो पार्टी के सरकार के विकसित भारत संकल्प के रथ गए हैं। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में सजेशंस भी आए हैं। तो जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा केंद्र का, जो विकसित भारत के संकल्प का, उसमें कहीं न कहीं यहाँ के और पूरे देश भर की समग्रता को लिए हुए जो सुझाव होंगे उनको समाहित करेंगे, और निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएंगे और एक और ज़्यादा विकसित हरियाणा के लिए प्रतिबद्ध होकर डबल इंजन की सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से कोई सवाल होंगे तो मैं स्वागत करूँगा। मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी की जो उपज है, जो पैदाइश है, और उनके बारे में यदि पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पिछले दिनों अन्ना हजारे जी का एक वीडियो जारी हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी लिकर स्कैम में जेल में हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस स्कैम के बारे में सब लोगों को सामने सच्चाई उजागर हो गई। जो जीरो टॉलरेंस की बात मोदी जी ने कही, उसमें किसी को प्रतिशोध लगता हो तो लगे, लेकिन इस देश में आर्थिक अनुशासन भी एक पक्ष होता है। पॉजिटिव तरीके से जीएसटी से लेकर तमाम इस तरीके के रिफॉर्म किए, लेकिन इस तरीके के लोग जो जनता के पैसे पर डाका मारते थे, जिनके चेहरे अलग थे, नकाब अलग थे, जो केवल फ्री बांटने के लिए और लोगों को प्रलोभन देकर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनका चेहरा लोगों के सामने आ गया। हाथी के दांत खाने के ओर हैं, दिखाने के ओर हैं। जिस अन्ना हजारे के आंदोलन में तिरंगा लेकर जो अर्बन नक्सल्स के सपोर्ट से दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, उसका नतीजा यमुना से देख सकते हैं। जिस तरीके की मोहल्ला क्लिनिकों की दुर्दशा, उससे देख सकते हैं। तो आज जेल में बेशक वो अपने आप को एक सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरीके की अपील बेशक करते होंगे, लेकिन दिल्ली की दुर्दशा भी हुई है और जिस तरीके से उन्होंने देश की राजनीति को विकृत करने की कोशिश हुई है, वो चेहरा उनका सामने आ गया। देश की जनता ने उनको पहचान लिया। इसलिए वो किसी भी गठबंधन में रहें, उनके प्रति कोई भी गठबंधन यदि उनके पक्ष में रैली करता है तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन की तो जो भानुमति के कुनबे जैसी है कि जिसकी मियाद बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनमें खुद में इतने अंतर्विरोध और पूर्वाग्रह हैं कि बहुत लंबे समय तक वो चलने वाले नहीं हैं। कोशिश है, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब दलों को अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन मुझे लगता है कि न तो इंडी गठबंधन सफल होगा, न केजरीवाल की जो नीति है वो सफल होगी। और उसी में अखिलेश यादव ने बोला कि बीजेपी की इंटरनेशनल बेस भी होगी जिससे केजरीवाल
देखिए, ये उनकी सोच है और मैं पिछले दिनों लगभग मुझे 6 महीने में 3-4 बार विदेश जाने का अवसर मिला और उस धरती पर उतरने के बाद मैंने वहाँ प्रवासी भारतीयों से पूछा कि पिछले 10 वर्षों में आपको क्या बदलता हुआ मिला। उन्होंने एक शब्द में कहा कि यहाँ भारत के पासपोर्ट की कद्र हो गई। आज दुनिया यदि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता देती है या भारत कहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। ये शब्द उन्होंने आलोचना के लिए कहे होंगे अखिलेश यादव जी ने, मुझे उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि दुनिया में जितनी G20 की सफलता से लेकर दुनिया की जितनी समिट हुई हैं, उसमें भारत के पार्टिसिपेशन को और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो दुनिया का नज़रिया उससे समझ सकते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये मेरी तवज्जो नहीं है, मेरा सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतवंशियों का सम्मान है। तो मोदी जी के आगमन के बाद में और एनडीए और बीजेपी के आगमन के बाद में दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। दुनिया जी, आपने अभी कहा कि जो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं ये केजरीवाल, वो लोगों को बेवकूफ बना, लेकिन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन तो बीजेपी भी दे रही है। तो बीजेपी दे रही है वो फ्री में, वो तो ठीक है, और जो दूसरा दे रहा है वो गलत है, ये कैसे मतलब आप? देखिए, 100 साल पहले जब ये कोविड आया था, उससे पहले स्पेनिश फ्लू आई थी, लगभग 100 से भी ऊपर वर्षों पहले। उसकी जब मैं थोड़ा सा 2 मिनट उसके बैकग्राउंड में जाऊंगा, लेकिन ये देश में एक अनूठा ही काम था कि देश के वैज्ञानिकों ने 9 महीने में वैक्सीन बनाई और देश के 140 करोड़ लोगों को महफूज किया। ये मोदी सरकार की नीतिगत सफलता थी, एक भावनात्मक सफलता थी। लेकिन स्पेनिश फ्लू में जो मौत का कारण बताया था वो था भूख के कारण। लोगों को रोज़ी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, राशन नहीं मिला। भारत की सरकार का, प्रधानमंत्री का कमिटमेंट देखिए कि वो जो ये कहते हैं कि फीड द नीडी, कोई भूखा न सोए। तो 80 करोड़ लोगों को यदि राशन मिलता है तो कोरोना की उस जंग में उन लोगों के पेट भरने का काम किया। ये कोई चुनाव का प्रलोभन नहीं था। केजरीवाल तो चुनाव के मौके पर करते हैं और चुनाव के लिए करते हैं। अभी चल रहा है, खत्म हो गया, लेकिन ऐसे बहुत लोग थे देश में, ऐसे बहुत लोग थे जिनको आज भी जरूरत है। तो एक तरीके से पूर्ति करिए उसकी, इसका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग ओवरऑल मीटिंग ली थी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर, और अब आप अलग-अलग सीट को लेकर जो है उसके लिए मीटिंग करें। अंबाला की मीटिंग आपने की है, लेकिन अंबाला कैंट से जो विधायक थे अनिल विज, वो दूरी बनाते नजर आए इस मीटिंग से। अभी भी क्या नाराज चल रहे हैं, क्या कारण है? क्या संगठन की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है? वैसे उन्होंने पीछे कहा था कि मुझ तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। देखिए, अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी के और बहुत ही स्थापित और बहुत ही सम्मानित नेता हैं। केंद्र के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, पार्टी से बिल्कुल अलग नहीं है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में आपके सामने कैंपेन में भी वो आएंगे। सर, सवाल ये है सर, जो अभी सिटिंग सांसद है सर, जो 4 सांसद के यतीम के टिकट काटे हैं और दूसरी पार्टी से जो नेता है उनको लाया गया है, उनको टिकट दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण रहा सर कि जो सिटिंग सांसद टिकट कटे उनके, या सर्वे, या क्या रहा? देखिए, आपका सवाल बहुत बुनियादी है, लेकिन मेरी जो बात है थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं इसको छोटे में करता हूँ। हम लोग जब जनसंघ थे 1952 में शुरुआत हुई, और वो शुरुआत ऐसी थी जब लोग कहते थे कि नेहरू जी के ज़माने में कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो उस समय जनसंघ का दिया जलाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। 3 सीटें आई थी, 3% वोट आए थे। आज यदि भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें आती हैं तो कोई समय था जब हम केवल कैडर की पार्टी थे। आज हम कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विचारों का महासमुद्र है, जिसमें बहुत लोग जुड़ते हैं, समाहित होते हैं, और हम भी उनको आत्मसात करते हैं। और इसलिए चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़े जाते हैं, चुनाव विचारों की अक्षुण्णता के लिए लड़े जाते हैं, चुनाव देश में सुशासन के लिए लड़े जाते हैं। कोई समय में अटल जी के समय हमने 26 दलों से गठबंधन भी किया, उसको सफलता से चलाया। और उसी तर्ज पर आज हमारे पास में दूसरे दलों के योग्य लोग आते हैं और हम सीट जीतने में सक्षम होते हैं। तो केवल हरियाणा नहीं, देश में कई हिस्सों पर हमने रीजनल पार्टीज़ को भी, नेशनल पार्टी से भी हमारे साथ आए, उनको हमने अपने साथ समरस किया, जोड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो लोग जुड़े हैं उससे पार्टी की ताकत बढ़ेगी। एक सवाल लास्ट कर लो, फिर भोजन ठंडा हो रहा है। चलिए, बोलिए, आप बताइए। एक ये बताएं कि आप हरियाणा के लिए प्रभारी हैं, आपने कोई ऐसा मंथन कर लिया कि
तो वो अभी आपको बताने की नहीं है जी, वो हमारी अपनी व्यवस्था है। जब ये मैं कंफर्टेबल होऊंगा तो आपको बता दूंगा। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया है, कर्पूरी ठाकुर साहब को भी दिया है और LK अडवाणी जी को भी दिया है। मेरे ख्याल से अडवाणी जी को भारत रत्न मिलना, इसको सियासी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हुए, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी सादगी से, शुचिता से और निष्ठा से अपने आप को साबित किया है। आपको ध्यान होगा कि जैन हवाला कांड में जब उन पर आरोप लगा तो वही लौह पुरुष थे जिन्होंने कहा कि जब तक मैं पाक साफ नहीं होऊंगा संसद का मुंह नहीं देखूंगा। तो उन्होंने राजनीति में कुछ मापदंड तय किए थे, श्री राम रथ यात्रा से लेकर इस देश में विपक्ष को मजबूती से खड़ा करने का काम। तो वो भारत की राजनीति में लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए अडवाणी जी ने शुचिता के लिए कुछ मापदंड तय किए और उस पर खरे उतरे, और इसलिए वो जायज़ से हकदार थे। तो उनको जो मिला है वो केवल भारतीय जनता पार्टी से, जनसंघ से एसोसिएशन रहा, ये उपलब्धि नहीं है, उनकी भारत की राजनीति में और लोकतंत्र में जो उन्होंने योगदान दिया उसके लिए उनको मिला। पुनिया जी, आपका प्रयोग रहता है, विपक्षी नेताओं को आप अपने दल में लाते हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, पर वीरेंद्र सिंह को, जिसको आपने केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके लड़के को राज्यसभा सांसद बनाया, लोकसभा वाइफ को उनकी विधायक बनाया, वो आपको ऐन मौके पर छोड़ के चले गए। इससे आपका प्रयोग में कोई झटका नहीं लगा? देखिए, मेरे ख्याल से उसका छोटा जवाब यही है कि हमारे साथ जुड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और छोड़ने वालों की तादाद कम है। और उसमें इतना ही है कि कांग्रेस को छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए मंथन का विषय है कि लोग उनको छोड़ क्यों रहे हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। जी। 25 मई को जो है वो हरियाणा में इलेक्शन हो, इससे पहले कोई उठापटक जो है या कोई नाराज चल रहा कोई नेता है या कुछ ऐसा मनाने की कैसे कोशिश की जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के भी आपको लग रहा है कि भी काफ़ी दल बदले हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी को कैसा लगता है संगठन को मजबूत करने के लिए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा है, संगठनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से, रणनीतिक तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त है कि हमें 10 सीटें जीतनी है, हम 10 सीटें जीतेंगे। इस दौरान पार्टी जीत के लिए जो यत्न करती है वो करेंगे, पर मुझे लगता है कि अभी कोई उठापटक का समय है नहीं। 25 मई भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता अच्छे तरीके से मैंडेट देगी। सर, पुनिया साहब, मेरा एक सवाल है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में कहा कि हमारा जो मिशन है वो 370 और 10 सीटों का। वैसे तो मेरे ख्याल से जो मिशन है वो 400 का है, तो 30 सीटें घट गई है या नहीं, घटी नहीं है। मैं उसको ऐड कर देता हूँ, आपने याद दिला दिया। मिशन 10, मिशन 370, मिशन 400 पार, मिशन 400 NDA के लिए। सर, अगर दिल्ली में लीकर स्कैम हो तो 4 सीट क्यों नहीं आ रही है? देखिए, थोड़ा टेक्निकल मुद्दा मैं अभी नहीं बोलूँगा, आप उसका इंतजार करिए थोड़ा सा। चलिए, बहुत धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी आपको सबको।